हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का बात करें, अगर हम आपको बोले कि F21 निकालिए, अगर हम बोले, ध्यान से देखिएगा, अगर हम बोले कि F21 निकालिए कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, तो क्या कीजिएगा पता है, K Q1 Q2 और 21 है तो R2 माइनस क्या कर दीजिएगा R1, क्या कर दीजिएगा क्यूब इनटू R2 माइनस क्या कर दीजिएगा R1, बन गया। पूरा डेरिवेशन करने का जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसे ही पकड़ा जाता है। अगर हम बोले कि तुमको F12 निकालना है, F12 तो चिंता नहीं करेंगे, K का K Q1 Q2 या 1 2 है तो R1 माइनस क्या कर देंगे R2, यहाँ पे क्या चला देंगे क्यूब इनटू R1 माइनस क्या कर देंगे R2, हमारा F12 भी निकल गया। यानी एक बार हम निकाल लिए F21 और एक बार निकाल लिए F12। हम आपको बोले ये ऑब्जेक्टिव में आएगा और आपको बनाना पड़ेगा तो आप बना दीजिएगा। ठीक है सर, बना देंगे। आज का बात क्या है, आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का बंटवारा। आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या बोले हम, चार्ज का बंटवारा, कि भाई चार्ज का बंटवारा कैसे करते हैं। तो मैंने बोला कि भाई चार्ज को बांटने का कुल 6 तरीका है। ध्यान से हमारे बातों को सुनिएगा, चार्ज को बांटने का कुल 6 तरीका है, यानी हम 6 तरीका से चार्ज को बांटते हैं। समझ गए क्या बोले हम, कितना तरीका से बांटते हैं, 6 तरीका से हम चार्ज को बांटते हैं। ठीक, ठीक है सर। बात हुआ सर कि 6 तरीका जो है चार्ज बांटने का, तो आके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इंग्लिश में अगर डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन कीजिएगा, तो बोलिएगा जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी बॉडी के ऊपर, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी बॉडी के ऊपर क्लोजली और रेगुलरली हो तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहेंगे। हम क्या बोले सुने, हमने बोला कि जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी बॉडी पे क्लोजली और रेगुलरली हो तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहेंगे। गया माथा में, क्या बोले हम, फिर से सुन लीजिए लास्ट बार, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्लोजली और रेगुलरली हो तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहेंगे। गया माथा में कि नहीं गया, क्या बोले हम, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्लोजली और रेगुलरली हो किसी बॉडी पे तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहेंगे। ठीक ना, समझ गए ना, चलिए इसको नोट कीजिए। आ जाइए, सुनिएगा ध्यान से, क्या कहना चाहते हैं। अब मेरा, हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बता चुके हैं, ठीक ना, हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बता चुके हैं। अब हम जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का चर्चा कर लिए तो बात हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितने तरह का होता है, तो मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज 6 तरह का होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितने तरह का होता है, 6 तरह का होता है। तो नाम बोलिए, अगर कोई बोल दे नाम बोलिए कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 6 तरह का होता है तो नाम बताइए कौन कौन 6 तरीका है। तो पहला का नाम बोलेंगे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और इसी को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। याद तो रहेगा ना, मैंने बोला लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और इसी को बोलते हैं हम वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। दूसरा का नाम है लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। तीसरा का नाम है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चौथा का नाम है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। पांचवा का नाम है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। छठा का नाम है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब हम एक एक करके समझते हैं कौन क्या होता है। पहला आपके सामने है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है सर, अगर हमको बोला जाए लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है तो बता सकते हैं हम, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लाइन के ऊपर हो, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लाइन के ऊपर हो तो उसको हम लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। माथा में चला गया होगा, मैंने बोला जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लाइन के ऊपर हो तो उसको हम लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल से आपको समझा है, मान लीजिए लाइन है, इस पे किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चार्ज का, तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम क्या है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बात खत्म। देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसके ऊपर, ओवर ए लाइन, लाइन के ऊपर होगा तो उसको हम लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अगला है मेरा लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो मैंने, अगर हमसे कोई पूछे कि लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, बोलेंगे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ में हो, क्या बोले हम, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ में हो तो उसको हम लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं, और उसको हम लेमडा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, लेमडा से। मतलब बोल सकते हैं कि मान लीजिए एक तार है जिस तार का लंबाई क्या है, एल है, ठीक है, एक तार का लंबाई क्या है, एल है। इसका छोटा सा लंबाई अगर ले तो छोटा सा लंबाई क्या होगा, डी एल होगा ना। अगर इसमें हम छोटे से लंबाई में अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दे तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है, क्या नाम है, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। उसको दिखाएंगे लेमडा से।
मैंने बोला कि इस केस में जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बनता है लेमडा बराबर क्यू बाई एल। लेमडा बराबर क्या बनता है? क्यू बाई एल। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा बराबर डी क्यू बाई डी एल। लेमडा बराबर डी क्यू बाई डी एल। ये मेरा फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया? लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज को। और लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज को किसे दिखाते हैं? लेमडा से। अब जो अगला टाइप है उसका नाम है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सर ये क्या होता है? अगर आप पढ़िएगा ध्यान से तो क्लियर लिखा हुआ है, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी सतह के ऊपर क्लोजली और रेगुलरली हो, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी सतह के ऊपर क्लोजली और रेगुलरली हो तो उसको हम सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। कहीं माथा में गए? हम क्या बोले? अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी सतह पे क्लोजली और रेगुलरली हो तो उसको हम सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ये बात इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ने आ रहा होगा तो पढ़िए। इट चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोजली एंड रेगुलरली ऑन ए सरफेस, देन डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है सर, समझ गया। अगला है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। ये क्या होता है? इसमें कुछ नहीं है। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया में हो, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया में हो तो उसको हम सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कहेंगे। समझे? और उसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। फिर से सुनिएगा, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है? अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया में होगा, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया में होगा तो उसी का नाम सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है। और उसको रिनोट करते हैं हम सिग्मा से। किस रिनोट करते हैं? सिग्मा से। देख भाई, सिग्मा का सिंबल ये है, ठीक। और तुम पढ़े हो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया को तुम क्या कहते हो? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है सर, समझ गया। अगला है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगला क्या है? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो बोलिएगा, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम पे हो, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम पे हो तो उसको हम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। गया माथा में? क्या बोले हम? अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम पे हो तो उसको हम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अरे जैसे मेरे माथा में याद है वैसे तुम अपने माथा में याद रखना। एग्जाम में एगो आता है 2 नंबर में कंफर्म, इसमें से कोई ना कोई एगो 2 नंबर में आता है। बिहार बोर्ड में आता है, सीबीएसई में इसमें से नहीं आता है। सीबीएसई में से क्वेश्चन पुट के पूछेगा, बिहार बोर्ड में से थ्योरी पूछता है। आ जाइए, तो हम क्या करना चाहते हैं? हमने बोला कि क्वेश्चन इस पे अभी हम दिखाएंगे, क्वेश्चन कैसा अभी जस्ट क्वेश्चन हम रखे हुए हैं। तो मैंने बोला कि भाई वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो मैंने बोला कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम पे हो तो उसी का नाम है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। समझ रहे हैं ना? मान लीजिए हम बोले और ये लिखे, आप भूल गए, आपको इंग्लिश का हिंदी नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आप वीडियो खोल के देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। फायदा है, बम्पर फायदा मिलेगा, देखना। अगला चाहिए वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। अगला क्या है? वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। बात हुआ सर वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज किसको कहते हैं? तो बता सकते हैं हम, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम में हुआ, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम में हुआ तो उसको हम वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज कहेंगे। समझे क्या बोले हम? अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम में हुआ तो उसको हम वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज कहेंगे। अरे गया माथा में? क्या बोले हम? अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम में हुआ उसको हम वॉल्यूम, तो उस केस में उसको हम दिखाते हैं किसे? रो से। किसे दिखाते हैं? रो से। और इसका फॉर्मूला बनेगा क्यू बाई भी। क्या बनेगा? रो बराबर क्यू बाई भी। इस तरह से मेरा टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज का था 6 टाइप था, ये 6 टाइप हम आपको बता दिए, ठीक ना? चलिए नोट कर लीजिए अब इसको। आ जाइए, अगला क्या है? सुनिए, अगला क्या है? अगला देखो, टॉपिक का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और है रिलेटिव परमिटिविटी। ध्यान से देखिए, अभी जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, ये भी 2 नंबर में आता है और आपके एग्जाम में भी आता है, ठीक ना? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। पहली बात, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के से दिखाते हैं। हमारे बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के से दिखाते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी को हम इप्सिलॉन आर से दिखाते हैं। गया माथा में? क्या बोले हम? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किसे दिखाते हैं? के से। और रिलेटिव परमिटिविटी को किसे दिखाते हैं? इप्सिलॉन आर से। गया होगा माथा में कि नहीं गया? अरे गया, तो ठीक है सर गया। अगर बात करें तो यहां हम बोले भी है कि इसको रिनोट करते हैं हम किससे? के से, नहीं तो इप्सिलॉन आर से। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से और रिलेटिव परमिटिविटी को इप्सिलॉन आर से।
यहाँ पे लिखा भी हुआ है इट इज डिनोटेड बाय के और इप्सिलॉन आर। आर लग गया तो उसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। आर मतलब रिलेटिव, परमिटिविटी। अब बात हुआ कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। अगर हमसे कोई पूछ दे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, तो बोलेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी या रेशियो होता है। क्या होता हो? रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? तो बोलिएगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फिर से सुनिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी रेशियो होता है किसका? तो सुनिएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लिखा भी होगा, देखिए ध्यान से, छोड़िए ना, लिखा भी होगा। क्या लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने जो बात बोला वही बात यहाँ टाइप किया हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है, तो बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब मान लीजिए हम बोले और भूल गए होइएगा, तो व्यवस्था तो है आपके पास, आ जाइए। बट इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? सुनिए, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे सुनिए। पहली बात बोले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किससे लिखते हैं? के से, और नहीं तो किससे दिखाते हैं? इप्सिलॉन आर से। और हम बोले हैं कि यह क्या होता है? यह क्या होता है? रेशियो होता है बुर्बाक, रेशियो। किसका रेशियो होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखिए इसको कैसे पढ़ रहे हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए इसको क्या पढ़िएगा? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये याद रहेगा कि K बराबर K या इप्सिलॉन R बराबर क्या होता है, तो बोल सकते हैं कि EM यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। अरे याद रहेगा ना जी, याद रहेगा ना, रहेगा ना याद, नोट कर लो। तो क्या लिखेंगे, देखना क्या लिखेंगे। दुपट्टा संभालना बड़ी दिक्कत है, आ जाओ, इस तार को बड़ा करेंगे, आ जाओ। क्या करना? वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, हम लोग जानते हैं कि, फॉर्मूला देखना, F बराबर पढ़े हो तुम K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, पढ़े हो ना? पढ़े हो। तुम ये भी पढ़े हो K बराबर होता है 1/4 इप्सिलॉन नॉट, होता है ना? अरे आप पढ़े ना, K बराबर क्या होता है? 1/4 इप्सिलॉन नॉट। तो इसको लिख सकते हैं F का F, K के जगह जब ये मान डाल देंगे तो ये मान कैसे लिखाएगा? Q1 Q2 बाई 4 इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? रे भाई रे, K का मान जब यहाँ पुट कर देगा तो ऐसा नहीं लिखाएगा? लिखाएगा ना, लिखाएगा ना। अगर यहाँ नॉट लगा हुआ है तो यहाँ भी क्या लगाएंगे? नॉट। और इसको लिखेंगे ये जो बन गया ये हमारा फोर्स निकला है, लेकिन ये फोर्स किस में निकला है? एयर में या वैक्यूम में। ठीक ठीक। इसी तरह से F का F नॉट नहीं, अब एयर हो चुका है तो अब मीडियम में लेंगे। अब किस में लेंगे? मीडियम में। बराबर का बराबर Q1 का Q1 Q2 का Q2 बाई 4 इप्सिलॉन, और यहाँ पे कथी है? M है, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे? M, और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। और यहाँ लिखेंगे कि जो फोर्स निकाले हम वो किस में निकाले? हम मीडियम में। किस में निकाले हैं? मीडियम में। ठीक है सर, यानी इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लिए? 1, और इक्वेशन नंबर कितना मान लिए? 2। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि भाई भाग कर दो, डिवाइड कर दो 1 को किससे? 2 से। भाग करने आना चाहिए, LHS को LHS से, RHS को RHS से। यानी इधर क्या है? F नॉट, और इधर क्या है? FM। ठीक है, इधर क्या है? इधर Q1 Q2 बाई 4 इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इधर क्या है? Q1 Q2 बाई 4 इप्सिलॉन नॉट, नॉट है।
इप्सिलॉन एम बाई क्या है आर स्क्वायर। अब देख यहाँ पे क्या होगा, Q1 Q2 कट गया, 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया। तो यानी कुल मिला के हमारा आया एफ नॉट बाई एफ एम बराबर हमारा नीचे वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर, यानी इप्सिलॉन एम बाई क्या आएगा इप्सिलॉन नॉट, यही ना आएगा। और यही ना प्रूव करना था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यही बराबर होता है किसके के, और यही बराबर होता है किसके इप्सिलॉन आर के। ये मेरा है, समझे कि नहीं समझे? अब इसको और थोड़ा, हाँ के का वैल्यू होता है। अब चलिए अब क्या करना है, एक बात हम यहां से कर सकते हो क्या, देखिएगा हे बहु सुना, एफ नॉट बाई एफ एम बराबर हम अगर के लिख दे तो जुल्म कर दिए क्या? ध्यान से देखिएगा, जब हम बोले सब बराबर है, जब हम बोले सब बराबर आया है तो हमने क्या किया, एफ नॉट बाई एफ एम बराबर क्या लिख दिए के। और यहां से अगर हम बोले कि तुम एफ नॉट बाई के बराबर एफ एम लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो ना, इतना तो मैथ आता होगा। मैंने बोला कि एफ नॉट बाई एफ एम जो है वो के बराबर, ठीक है। यहाँ से हम फोर्स इन मीडियम अगर निकालना हो तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एफ एम बराबर क्या हो जाएगा एफ नॉट बाई के। समझ गए? यही मेरा प्रूव करना था जो कि हम प्रूव कर दिए, ठीक ना। 2 नंबर में आता है, नोट कर लीजिए।